बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करेंगे द फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी की तीन रीजंस हमने पढ़ी थी। मॉरल रीजन, लीगल रीजन और फाइनेंशियल रीजन। मॉरल रीजन के बारे में हमने कल डिस्कशन की थी कि मॉरल रीजन क्या है। फिर आईएलओ की स्टेटिस्टिक हमने कंसिडर की थी उसके हवाले से कि फर्टिलिटीज कितनी होती है, इंजरीज कितनी होते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कितने बंदों को एनुअली कितने बंदों को ऑक्यूपेशनल डिजीजेस लगती है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। फाइनेंशियल रीजन इसको बिजनेस रीजन भी कहते हैं, इसको इकोनॉमिक रीजन भी कहते हैं, इसको मनी रीजन भी कहते हैं और इसको फाइनेंशियल रीजन भी कहते हैं। तो एग्जाम में से कोई भी टर्म इसके हवाले से आ सकती है कि फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये बिजनेस रीजन भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन भी आ सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब साइट के अंदर हादिसात होंगे तो इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, कंपनी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, एक्सीडेंट इन इल हेल्थ कॉस्ट मनी। जब भी हादिसा होता है साइट के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जब भी हादिसा होता है तो उसकी नतीजे में फाइनेंशियल लॉस, माली नुकसान कंपनी को पहुंचती है। और ये नुकसान, ये फाइनेंशियल लॉसेस जो है ये दो किस्म के हैं। एक है डायरेक्ट कास्ट और एक है इनडायरेक्ट कास्ट। अब डायरेक्ट कास्ट क्या है और इनडायरेक्ट कास्ट क्या है, पिछले एग्जाम में इसके हवाले से क्वेश्चन आया था। एक सिनारियो में एक्सीडेंट हुआ था, फिर क्वेश्चन आया था कि पॉसिबल इनडायरेक्ट कासेस कौन कौन से हैं। तो डायरेक्ट कास्ट क्या है? मेजरेबल कास्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। डायरेक्ट कास्ट वो है जो कि मेजरेबल है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सके। वो माली नुकसान किसी हादसे के नतीजे में कंपनी को, वो माली नुकसान जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हम मैयर कर सकते हैं, जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट कास्ट कहलाता है। ये डायरेक्ट कास्ट यूजुअली कैश इन हैंड होते हैं, यानी ये नकद पैसों के शक्ल में होता है और हमें अंदाजा होता है कि कितना फाइनेंशियल लॉस हमें मिला, कितना माली नुकसान एक्सीडेंट की वजह से, कितना माली नुकसान हमें मिला है। हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? arises as a consequences of the event but may not directly involve money, often more difficult to quantify। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कंपनी को किसी हादसे के नतीजे में नुकसान मिलते हैं, फाइनेंशियल लॉस मिलते हैं, माली नुकसान मिलते हैं, लेकिन ये कॉस्ट जो है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट नकद पैसों की शक्ल में नहीं होती और इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम इसको मैयर नहीं कर सकते। अच्छा, इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को नॉन बजटेड कॉस्ट भी कहते हैं। नॉन बजटेड कॉस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर या द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेट करते हैं, जो फाइनेंशियल बजट निकालते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, तो इसमें ये बजट एलोकेट नहीं की जा सकती क्योंकि ये हादिसाती तौर पर आती है। तो इसको नॉन बजटेड कास्ट भी कहते हैं। जो डायरेक्ट कास्ट है वो बजटेड कास्ट है और जो इनडायरेक्ट कास्ट है वो नॉन बजटेड कास्ट है। नॉन बजटेड कास्ट का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है, कंपनी की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो प्रॉपरली इसके लिए कोई बजट एलोकेट नहीं करता। इसके अलावा इसको हाइडन कॉस्ट भी कहते हैं, हाइडन कॉस्ट। इसको अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी कहते हैं। इसकी तीन नाम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की तीन नाम है, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाइडन कॉस्ट, नॉन बजटेड कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये तीन नाम है इसके और ये डायरेक्ट पैसों की शक्ल में नहीं होता, इसको हम डायरेक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट कास्ट की एग्जांपल क्या है?
डायरेक्ट कास्ट, लेट्स सपोज हादसा होता है साइट के अंदर, आपका एक वर्कर जख्मी होता है, इस वर्कर को आप पहुंचाएंगे हॉस्पिटल, इसकी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी मेडिसिन पे जो खर्च आता है, इसकी मेडिकल जो दूसरी अखराजात है, हॉस्पिटल में जो दूसरी एक्सपेंसेस है, उस पे जो अखराजात आते हैं, एम्बुलेंस की जो पैसे है, ये डायरेक्टली आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इतने पैसे खर्च हुए। इसकी कंपेंसेशन जो है, ये अगर इसने दावा किया अदालत में कि कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ना होने की वजह से मुझे नुकसान मिला है, अब कंपनी ने मुझे मुआवजा देना है, तो ये डायरेक्ट पैसों की शक्ल में होता है, ये क्वांटिफाइड, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कास्ट कहलाते हैं। अदालत की तरफ से कोई फाइन लगता है आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, वो भी क्वांटिफाई होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कास्ट जो है वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकती। अब हादसा होता है साइट की, हादसे की वजह से साइट 2 घंटे बंद होता है, अब ये 2 घंटों में आपका जितना लॉस हुआ, क्योंकि 2 घंटों में आपका प्रोडक्शन टाइम जाया हुआ, अब ये 2 घंटों में आपको कितना नुकसान मिला, ये हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। किसी हादसे की वजह से आपका बिजनेस रिपुटेशन खराब हुआ, वर्कर रिलेशनशिप खराब हुआ, वर्कर की मुरेल और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई, ये आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना नुकसान, ये एग्जैक्टली कितना नुकसान मिला। आपकी साइड से वर्कर चला गया, आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर ऑन बोर्डिंग तक, जितनी प्रोसेस है, इस पे पैसा भी खर्च होगा, इस पे टाइम भी लगेगा, आपका मैन पावर भी एंगेज होंगी, इस पे जितना लॉस आता है ये आप एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकती, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट कास्ट कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट कास्ट है वो डायरेक्ट कास्ट की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर कैन अफेक्ट ब्रॉडर इकोनॉमी एज वेल एज इंडिविजुअल कंपनीज। अब जब हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर्स आते हैं, आप अगर नॉन कंप्लायंस शो करते हैं, आप स्टैंडर्ड को वायलेट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, और इसकी नतीजे में फेलियर्स आते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो ये सिर्फ कंपनी की इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ब्रॉडर इकोनॉमी इसकी वजह से मुतासिर हो सकती है। अब लेट्स सपोज आपकी साइट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर 100 बंदे काम कर रही है, अब कंपनी के अंदर हादसा आया, कंपनी बैन हुई, कंपनी बंद हुई, अब सिर्फ कंपनी की जो मालिक है या कंपनी वो मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ जो 100 बंदे काम कर रहे हैं और उसके पीछे जो उनकी फैमिलीज है, वो सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। इस तरह अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई कंपनी है और उसमें कोई हादसा आता है, तो सिर्फ वो कंपनी मुतासिर नहीं होती, बल्कि उस कंपनी के, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हो सकती है। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान में हमारी ओजीडीसीएल कंपनी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है पाकिस्तान की, अगर इसमें कोई हादिस आता है, कोई रेग में, किसी प्रोडक्शन यूनिट में, तो सिर्फ ओजीडीसीएल के जो मुलाजिमीन है या ओजीडीसीएल के जो प्लांट है वो मुतासिर नहीं होंगी, बल्कि पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी इसकी वजह से मुतासिर हो सकती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी फेलियर्स की वजह से न सिर्फ इंडिविजुअल लोग जो है वो मुतासिर होते हैं, बल्कि ब्रॉडर इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हो सकती है, बहुत सारी मुल्क की इकोनॉमी वो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन है जी। एन एम्प्लॉई हैज बीन इंजर्ड एट द वर्क। एक वर्कर जो है वो इंजर्ड होता है साइट के अंदर, कंपनी के अंदर एक वर्कर जख्मी होता है। अब आप बताइए कि इसके हादसे की वजह से डायरेक्ट कास्ट क्या है और इनडायरेक्ट कास्ट क्या है। यानी एक हादसे की वजह से जो वर्कर जख्मी हुआ, अब इस पे डायरेक्ट कास्ट क्या आएंगे, इस हादसे के डायरेक्ट कास्ट क्या होंगे, यानी नकद पैसों की शक्ल में कौन सा नुकसान मिलेगा कंपनी को, और इनडायरेक्ट कास्ट इस कंपनी को क्या मिलेगा। अच्छा, डायरेक्ट कास्ट इंक्लूड, डायरेक्ट कास्ट, इस हादसे के डायरेक्ट कास्ट क्या होंगे जो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हम मैयर कर सकते हैं, जिसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वो क्या हो। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, आप वर्कर को मरहम पट्टी वगैरह उसकी इलाज करेंगे, उसकी ऊपर जो पैसे आएंगे ये डायरेक्ट कास्ट में आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर की फीस पे करेंगे, मेडिकल मेडिसिन की फीस पे करेंगे, उसके जो पैसे है वो आपको मालूम है कि इतने पैसे खर्च हुए, तो ये डायरेक्ट कास्ट में आता है। सिक पे, सिक पे क्या है, जो वर्कर जख्मी है या वर्कर जो है किसी हादसे की वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, अंडर ट्रीटमेंट है, उसकी जो सिक लीव है और वो साइट पे नहीं आ सकता इंजरी की वजह से, तो कंपनी उसको सिक पे देंगे, यानी उसकी जो तनख्वाह है, जो पैसे उसके पर डे बनते हैं, कंपनी ने उसको देने होगी।
जब तक वो हॉस्पिटल में पड़ा है या घर में पड़ा है और इंजरी की वजह से साइट पे नहीं आ सकता, तो कंपनी बाउंड है कि उसको उसकी डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पे जो तनख्वाह बनती है वो कंपनी ने पे करना होगा। तो सिक पे जो है ये भी डायरेक्ट कास्ट है, क्योंकि हमें पता है कि पलाव वर्कर है, उसकी पर डे 1000 या 1200 या 1500 रुपए है, ये हमें पता है। अब ये कंपनी जो है एक्स्ट्रा पे दे रहा है, वर्कर हॉस्पिटल में पड़ा है, काम भी नहीं कर रहा, कंपनी ने उसको पे भी देना है। तो ये डायरेक्ट कास्ट हादिसे की वजह से नुकसान उसको मिल रहा है। लास्ट प्रोडक्शन टाइम जो है वो भी डायरेक्ट कास्ट में आता है। अब प्रोडक्शन टाइम क्या है, नेट प्रोडक्शन टाइम क्या है? प्रोडक्शन टाइम यानी किसी खास टाइम में कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, वो प्रोडक्शन टाइम है। नेट प्रोडक्शन टाइम क्या होता है? नेट प्रोडक्शन, अब लेट सपोज हमारी कंपनी के अंदर 8 घंटे शिफ्ट है या 10 घंटे शिफ्ट है, इस 10 घंटे शिफ्ट में 2 घंटे नमाज का वक्फा है, लंच टाइम है, ब्रेक है, ये 2 घंटे अगर हम निकाले, बाकी नेट जो आवर्स बचते हैं यानी 8 घंटे, ये हमारा नेट प्रोडक्शन टाइम है। अब लेट सपोज एक सीमेंट प्लांट है, वो सीमेंट प्लांट 1 घंटे में 500 बैग या 1000 बैग सीमेंट तैयार करती है। अब इस सीमेंट प्लांट का किसी हादसे की वजह से 1 घंटा जाया हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये जो 1 घंटा हमारा जाया हुआ, इस 1 घंटे में हम कितने प्रोडक्ट्स, कितने सीमेंट बैग्स बना सकते थे, ये हमारा प्रोडक्शन टाइम लॉस हुआ। इसीलिए ये डायरेक्ट कास्ट में आते हैं। 1 घंटे में हम 1000 सीमेंट तैयार कर सकते थे अगर हमारा टाइम जाया ना होता। तो प्रोडक्शन टाइम वो टाइम होता है जब किसी खास टाइम में किसी कंपनी जो है कितने प्रोडक्ट्स, कितनी यूनिट्स, कितनी चीजें बनाते हैं। अच्छा। तो प्रोडक्शन टाइम जो है, लास्ट प्रोडक्शन टाइम, ये डायरेक्ट कास्ट में आता है। फाइन्स इन कंपेंसेशन, अदालत की तरफ से फाइन्स लगते हैं, जुर्माना लगते हैं, या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रेगुलेटरी बॉडीज है, एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उसकी तरफ से अगर फाइन्स आपके ऊपर लगेगा, जुर्माना लगेगा अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस, आप कोई नॉन कंप्लायंस शो कर रही है, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रही, आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही, इसकी वजह से हादसा होता है, तो जो फाइन्स आपके ऊपर लगते हैं वो भी डायरेक्ट कास्ट में आते हैं, क्योंकि उसका भी हमें अंदाजा होता है कि इतना फाइन हमें, हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर लगा है। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्लेम क्या होता है? ये भी डायरेक्ट कास्ट में आता है। कंपेंसेशन क्लेम क्या होता है? और कंपेंसेशन क्लेम जो है वो दो किस्म के हैं। ये तो सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कंपेंसेशन जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम रखते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम हम कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है कि मैं सालाना या मैं माहाना या मैं 6 महीने बाद आपको इतने पैसे दूंगा, तो ये पैसे जब उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, लेट सपोज 6 महीने बाद मैं आपको 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दूंगा, ये 10 लाख रुपए इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाते हैं। अब लेट सपोज आपकी साइट पर कोई हादसा होता है और कोई वर्कर जो है वो जख्मी होता है, या वो उसकी मौत वाकई होती है, तो ये वर्कर अगर जख्मी है या अगर ये उसकी डेथ वाकई हुई है, तो इसकी फैमिली अदालत जा सकती है और आपकी कंपनी के खिलाफ कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब ये कंपेंसेशन क्लेम ये इस तरह करेंगे कि अदालत में आपके खिलाफ केस दायर करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी ना होने की वजह से हमारा फैमिली मेंबर जख्मी हुआ, लिहाजा अब कंपनी ने हमें मुआवजा देना है, इतनी पैसे देनी है। फिर अदालत क्या करेंगे? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करेंगे इस हादिसे की, कि इस हादिसे के पीछे असल हकाइक क्या थी, फैक्ट क्या थे, इस हादिसे की इमीडिएट और रूट काजेस क्या थे, आया कंपनी की या मैनेजमेंट सिस्टम की गलती वाकई थी जिसकी वजह से ये वर्कर मुतासिर हुआ। अगर कंपनी की गलती उसमें थी तो फिर अदालत
कंपनी को एक नोटिस इश्यू करेगा, उस नोटिस को कंपेंसेटरी नोटिस कहते हैं। और इस कंपेंसेटरी नोटिस के नतीजे में कंपनी ने वर्कर के जो फैमिली मेंबर्स है उनको नकद पैसे देने होंगे, क्योंकि उनका बंदा जख्मी हुआ या उनका बंदा मरा साइट के अंदर। तो ये कंपेंसेशन क्लेम जो है ये भी डायरेक्ट कास्ट में आती है। अब कंपेंसेशन क्लेम दो किस्म के होते हैं, कंपेंसेशन सिस्टम दो किस्म के होते हैं। ये जनरल आप याद रखिए, दो किस्म की कंपेंसेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम, फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। एक होता है नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। दो किस्म की कंपेंसेशन सिस्टम होता है, फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम, नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम ये होता है कि जब कोई हादसा होता है तो वर्कर ने अगर कंपेंसेशन क्लेम करना है, यानी कंपनी पे दावा करना है अदालत में मुआवजे के लिए, तो उसने अदालत में साबित करना होगा कि वाकई कंपनी की गलती थी, अब कंपनी ने हमें मुआवजा देना है, तो अदालत में साबित करना होगा और उसकी लीगल प्रोसीडिंग या केस की जरूरत उसमें होती है। इसको कहते हैं फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम, यानी इसमें फॉल्ट देखते हैं कि फॉल्ट कहां पे था, वर्कर में या कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम में गलती थी। तो फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम में सिविल क्लेम की जरूरत होती है, यानी आपने अदालत जाना होगा और कंपनी के खिलाफ जो केस आपने दायर की है वो आपने अदालत में साबित करना होगा। अब अदालत में एक आपकी वकील भी होंगी, कंपनी की वकील भी होगी, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगे। अगर वाकई कंपनी की गलती थी तो अदालत की तरफ से कंपनी को नोटिस इशू होगा, कंपेंसेटरी नोटिस, और उसके बाद आपको पैसे देंगे, वो कंपेंसेशन देंगे। इसको कहते हैं फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। एक होता है नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम ये होता है कि कोई हादसा होता है और वर्कर मुतासिर होते हैं तो अदालत जाने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री, जिन ममालिक में नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट वर्कर को कंपनी की तरफ से कंपेंसेशन देना होगा, कंपनी पाबंद है कि उसको कंपेंसेशन देनी होगी और अदालत जाने की भी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं नॉन फॉल्ट बेस्ड कंपेंसेशन सिस्टम। तो जो कंपेंसेशन क्लेम करती है वर्कर की तरफ से कंपेंसेशन क्लेम होते हैं, ये भी अगर फॉल्ट बेस है नॉन फॉल्ट बेस है, दोनों कंपेंसेशन सिस्टम, दोनों कंपेंसेशन क्लेम ये डायरेक्ट कास्ट में आते हैं, ये नकद पैसों की शक्ल में होते हैं और हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कास्ट है। इनडायरेक्ट कास्ट क्या है? इस हादिसे के इनडायरेक्ट कास्ट, जिसको हम हाइडन कास्ट भी कहते हैं, इसको हम अनएक्सपेक्टेड कास्ट भी कहते हैं, जिसको हम नॉन बजटेड कास्ट भी कहते हैं। अब क्या है? लास्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब जब हादिसा होता है तो हादिसे के बाद उस हादिसे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है, कानूनी रिक्वायरमेंट्स भी है। और दूसरी बात यह है कि एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना इसीलिए जरूरी है ताकि इस हादिसे की वजूहात को मालूम कर सके और इसकी वजूहात को खत्म कर सके, ताकि ये हादिसा दोबारा रिपीट ना हो। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सारे प्रोसेस आप स्टॉप करेंगे, सारे ऑपरेशंस आप रुकवाएंगे, लोग काम नहीं करेंगे, एरिया को आप बैरिकेड करेंगे। उस दौरान आपका टाइम जाया होता है, आपकी कंपनी का प्रोडक्शन टाइम जाया होता है, आपकी कंपनी का टाइम जाया होता है। तो लास्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जब आदि सा होता है तो इसकी बाद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, दूसरी बात यह है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो हादसे की वजूहात मालूम नहीं होंगी, और जब आप वजूहात मालूम नहीं करेंगे और उसको खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये हादसा बार बार रिपीट होंगे और उसी सेविरिटी में, उसी शिद्दत में रिपीट नहीं होंगी, बल्कि उससे सेवियर केसेस में रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है एक बार जो एक्सीडेंट है उसकी सेविरिटी कम हो, फर्स्ट एड केस हो या माइनर एक्सीडेंट हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एक्सीडेंट फेटेलिटी केसेस में, यानी मेजर एक्सीडेंट केस में, मेजर एक्सीडेंट की शक्ल में वाकई हो सकते हैं। तो इसीलिए एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है। और जब आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इसमें आपका टाइम जाया होता है,
और इस टाइम में जो लॉस आपको मिलता है, जो नुकसान, माली तौर पर जो नुकसान आपको मिलता है, ये कोई भी एग्जैक्टली सही तौर पर कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितना नुकसान मिला। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कास्ट। और याद रखिए कि इनडायरेक्ट कास्ट डायरेक्ट कास्ट की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। अब जो प्रोडक्शन टाइम हमारा लॉस होता है, 1 घंटा अगर हमारा ज़ाया हुआ, तो हम 1 घंटा इसको कैलकुलेट नहीं करते, 1 घंटा हम इसको कंसिडर नहीं करते। जिस तरह हम मैन आवर कैलकुलेट करते हैं, हम इसको मैन आवर लेते हैं, मैन आवर। यानी अगर हमारी साइट के अंदर 500 बंदी है और 1 घंटा हमारा ज़ाया हुआ, तो हम इसको 1 घंटा कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम इसको 500 आवर्स कंसिडर करते हैं। क्योंकि हम मैन आवर्स कंसिडर करते हैं, सिंगल आवर हम कंसिडर नहीं करते, मैन आवर कंसिडर करते हैं, क्योंकि 500 बंदी काम कर रही है और हर बंदी का 1 घंटा जाया हुआ, लिहाजा हमारे 500 घंटे जो है वो जाया हुए। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अब इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इतनी कितना नुकसान हमें मिला है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लॉस मोरल एंड डैमेज वर्कर रिलेशनशिप, हादसे की वजह से वर्कर की मोरल्स जो है वो डिग्रेड होती है, डिटोरेट होते हैं, खराब होते हैं। क्योंकि जब वर्कर अपनी साथी को देखते हैं कि उसकी हादसा हुआ और वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, तो दूसरी वर्कर जब उसकी बाद हादसे के बाद जब काम करेंगे, तो वो वही जज्बे के साथ काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि कल हमारी शादी के साथ जो वाकया पेश आया, ये हमारे साथ भी हो सकता है। लिहाजा इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो कम होती है और प्रोडक्शन उसकी वजह से कमजोर पड़ती है। तो ये भी नुकसान मिल रहा है कंपनी को, लेकिन हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट मैंने का उस टाइम डिस्कस किया था कल, आई थिंक। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट जब किसी कंपनी को किसी लेबर की जरूरत हो, किसी प्रोफेशनल की जरूरत हो, इंजीनियर्स की जरूरत हो, मैनेजर्स की जरूरत हो, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं एडवर्टाइजमेंट से और एंड होते हैं ऑन बोर्डिंग से। यानी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की जाती है, टेस्ट कंडक्ट की जाती है, इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, फिर सिलेक्शन की जाती है, इसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके जो प्रॉपर टास्क है वो एलोकेट की जाती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है, इसमें टाइम जाया होता है, इसमें जो एचआर वाले है वो एंगेज होते हैं, इस पे टाइम भी लगता है, इस पे पैसा भी खर्च होता है। और जब फाइनली आप वर्कर सेलेक्ट करते हैं और अनबोर्डिंग के बाद आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, साइट पे भेज देते हैं, तो ये वर्कर जो आपने रिप्लेस किया अपनी पुरानी वर्कर पे, तो ये आपकी पुरानी वर्कर की तरह काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस वर्कर था, आपके साथ उसने सालों साल काम किया, आपकी साइट के साथ वो एडॉप्ट हो चुका था। अब ये नया बंदा आया हुआ है, ये आपकी उसकी तरह एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। तो ये भी नुकसान मिल रहा है कंपनी को और हम इस नुकसान को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, लॉस रिपुटेशन, कंपनी की रिपुटेशन खराब होते हैं, हादिसात की वजह से कंपनी की रिपुटेशन, कंपनी की जो इज्जत वकार है वो खराब होती है, लोग इस पे एतबार नहीं करते, लोग उसके साथ एसोसिएशन नहीं रखते, लोग इसके साथ एग्रीमेंट्स नहीं करते, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते। अब जब कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं मिलते, कोई आपका प्रोडक्ट्स नहीं लेता, कोई आपसे काम नहीं लेता, आप कोई आपके साथ जो है एसोसिएशन नहीं रखना चाहता, तो क्या होगा? आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। लेकिन कितना लॉस आपको मिल रहा है, ये भी हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहती हैं। रिक्रूटमेंट किसी ने अंडरलाइन किया हुआ है, रिक्रूटमेंट मैंने डिस्कस किया कि जब आपकी साइड से एक वर्कर चला जाता है जख्मी होकर, या वो उसकी डेथ वाक़ई होकर वो चला जाता है, उसकी जगह आप दूसरी वर्कर को रिप्लेस कर रही है, दूसरी वर्कर ले रही है, तो मार्केट में आप क्या करेंगे? एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होंगी, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके इंटरव्यू करेंगे। ये एक लेंथी प्रोसेस चलेगा और इस पे कॉस्ट भी आएगा, उसकी उस पे आपकी जो रिक्रूटमेंट वर्कर है, रिक्रूटमेंट टीम है, वो भी एंगेज होंगी, तो इस पे पैसा भी खर्च होता है, इस पे टाइम भी खर्च होता है। तो ये लॉस असल में मिला कंपनी को हादसे की वजह से। लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते।
अच्छा जी, अब इंश्योर कास्ट और अन इंश्योर कास्ट, इंश्योर्ड और अन इंश्योर्ड, जब हर कंपनी लीगली ये बाउंड है, हर कंपनी कि वो अपने वर्कर को इंश्योर करेंगे, यानी वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे और वो उसको पैसे देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर हादसे के नतीजे में उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको कुछ पैसे मिलेंगे। तो उसको जो पैसे कंपनी हादसे के नतीजे में जो पैसे, जो माली नुकसान उसको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो जमा करती हैं उससे मिलते हैं, तो उस कास्ट को हम इंश्योर कास्ट कहते हैं। और जो हमें नहीं मिलती, हमने खुद अबानी अपनी जेब से पे करना पड़ता है, अपनी कंपनी की तरफ से पे करना पड़ता है, तो वो अनइंश्योर कास्ट होता है। यानी बाज माली नुकसान ऐसी होते हैं जो किसी हादसे के नतीजे में कंपनी को मिलते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस वालों की तरफ से मिलते हैं, फिर उसको कहते हैं इंश्योर्ड कास्ट। लेकिन वो जो इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस वाली कहां से वो पे कर रही है, वो वही इंश्योरेंस प्रीमियम से पे करते हैं जो हम उसको मंथली बेस पे या सालाना बेस पे या 6 मंथ बाद जो पैसे हम उनको देते हैं, जिसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, उन्हीं पैसों में से इंश्योरेंस वाली पे करती है। तो उनमें से एग्रीमेंट इस तरह की जाती है कि बाज माली नुकसान जो हमें मिलती है वो पे करती है, वो एग्री होती है, वो पे करती है, उसको कहते हैं इंश्योरेंस कॉस्ट। और जो हमारी साथ नहीं मानते और हमने खुद पे करना होता है अपनी जेब से, तो उसको कहते हैं अन इंश्योर कास्ट। और याद रखिए कि जो इनडायरेक्ट कास्ट होते हैं ये यूजुअली अनइंश्योर कास्ट होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्वांटिफाइबल नहीं होती, उसकी क्वांटिटी हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं हो सकती, उसका जो मिकदार है, उसका जो लिमिट है, वो मालूम नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्लेम सही तौर पर नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट कास्ट है वो अनइंश्योर कास्ट होता है। तो इंश्योर कास्ट में क्या है? डैमेज टू द प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, आपका कोई बिल्डिंग खराब होता है साइड के अंदर, आपका हादसे की वजह से आपका प्लांट खराब होता है, आपकी मशीनरी खराब होती है, तो वो इंश्योरेंस वाले आपके लिए ठीक करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस वालों को आप प्रीमियम दे रही है, पैसे दे रही है, और वो पैसे वो अपनी बिजनेस में, दूसरी बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं और उससे वो पैसे कमाते हैं। तो वो फिर बाउंड है कि वो आपको पैसे उस इंश्योरेंस प्रीमियम में से दे दें। वर्कर इंजरी और डेथ, वर्कर जब इंजर्ड होते हैं, जख्मी होते हैं, तो वो आपको इलाज के लिए इंश्योरेंस वाली पैसे देती है। लेकिन ये इंजरी और इंजरी पे जो पैसे खर्च करते हैं या मेडिकल कॉस्ट पे जो पैसे खर्च करती हैं, ये भी शायद आप में से ज्यादा लोग काम कर रही हूँ अभी इंडस्ट्री में या कंपनीज में, तो इनकी भी एक खास लिमिट होते हैं। अच्छा, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो हम हमारी जो एग्रीमेंट है इंश्योरेंस की, तो पर हेड हमारी उनकी जो हमारा जो इंश्योरेंस कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि 6 लाख जो है, 6 लाख आप पे मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च हो सकते हैं, 6 लाख तक। 6 लाख से ज्यादा अगर आपकी ट्रीटमेंट पे ज्यादा खर्च आएंगे तो आप अपनी जेब से वो पे करेंगे। अच्छा, लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्लेम, तो मेडिकल कॉस्ट भी इंश्योरेंस वाली देती है। अगर आपका वर्कर जख्मी हुआ हॉस्पिटल में, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसकी इलाज पे जो पैसे खर्च आते हैं वो भी इंश्योरेंस वाली देते हैं, इसीलिए ये इंश्योर कास्ट है। लेकिन उसका मैंने आपको बताया कि इसका भी एक लिमिट है। अच्छा, लीगल कास्ट एसोसिएटेड विद क्लेम, लीगल कास्ट एसोसिएटेड विद क्लेम्स का मतलब ये है कि अगर साइड के अंदर, कंपनी के अंदर आपका कोई वर्कर जख्मी हुआ और उसने आपकी कंपनी के ऊपर केस दायर किया अदालत में, कंपेंसेशन क्लेम यानी मुआवजे के लिए उसने केस दायर किया आपकी कंपनी के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? आपने केस लड़ाना होगा, आपकी कंपनी का भी वकील होगा, उस वर्कर का भी वकील होगा। तो आपकी वकील या केस की प्रोसीडिंग पे जो खर्च आता है वो भी इंश्योरेंस वाली पे करती है। इससे ये मुराद है, लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्लेम का मुराद ये है कि आपकी ऊपर अगर केस दायर होगा अदालत में वर्कर की तरफ से, तो
केस की प्रोसीडिंग के लिए, केस चलाने के लिए जो पैसे जो खर्च आते हैं, वो भी इंश्योरेंस वाली देती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो फाइन्स फिर केस के बाद, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस के बाद, प्रोसीडिंग्स के बाद जो फाइन्स आपके ऊपर लगती है, या वर्कर की जो क्लेम है, जो दावा है, वो सच साबित होकर आपके ऊपर कंपेंसेशन नोटिस इशू होता है कि आपने वर्कर को मुआवजा देना है, फिर आपने ये अपनी जेब से देना होगा। ये इंश्योरेंस वाली नहीं मानती, फाइन्स भी नहीं मानती, और कंपेंसेशन क्लेम, जो कंपेंसेशन आता है, वो नहीं मानती। सिर्फ अदालती कार्रवाई के पे जो खर्च आता है, वो इंश्योरेंस वाली पे करती है, वो सिर्फ इंश्योर्ड है, और वो बहुत मामूली रकम है एज कंपेयर टू द कंपेंसेशन, या एज कंपेयर टू द फाइन्स। ये बहुत मामूली रकम है। तो इसे ये साबित होता है कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा माली नुकसान मिल रहा है। हर तरफ से, मल्टी डायरेक्शन से हमें माली नुकसान मिलेगा अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज ना करें। अनइंश्योर कास्ट क्या है? अनइंश्योर वो कास्ट होते हैं जो हादसे के नतीजे में किसी कंपनी को मिलती है, और वो कास्ट कंपनी ने खुद अपने जेब से पे करना होगा, वो इंश्योरेंस वाली नहीं मानती। वो क्या क्या है? लॉस रॉ मटेरियल ड्यू टू द एक्सीडेंट। आपका रॉ मटेरियल, खाम माल पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है, और किसी हादसे की वजह से आपका रॉ मटेरियल जाया हो गया, तो वो भी इंश्योरेंस वाले आपको नहीं देंगे। आपकी सीमेंट पड़ी हुई है साइड के अंदर, आपकी सैंड पड़ा हुआ है, सीमेंट पड़ा हुआ है, दूसरी मटेरियल पड़ी हुई है, और इस दौरान फ्लड आ गया और कोई दूसरा हादसा हुआ, उसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल जाया हुआ, तो वो इंश्योरेंस वाली नहीं मानती। अब इसमें लॉजिक क्या है? आप जरा सोचिए इस पे कि रॉ मटेरियल का एग्जैक्ट क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते कि कितना रेत पड़ा था, कितनी सीमेंट पड़ी थी। अब ये इसीलिए इंश्योर नहीं है कि इंश्योरेंस वाली भी खुद अपने आप को सेफ साइड पे रखते हैं। अब ये भी हो सकता है कि साइड के अंदर, किसी कंपनी के अंदर 5 बोरी सीमेंट जाया हुआ, और वो क्लेम करे कि मेरे साइड के अंदर 500 बोरी सीमेंट जो है वो जाया हुआ, सैलाब बह गया। अब ये कौन साबित कर सकता है? इंश्योरेंस वाली तो ये साबित नहीं कर सकता कि वाकई 5 बोरी नहीं थी, 500 बोरी नहीं थी, 5 बोरी थी। तो इसीलिए ये एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम, जो कास्ट हम एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते, वो अनइंश्योर होता है। जो डाउट में होता है, जिसमें शक शुबात आते हैं कि एग्जैक्टली कितना नुकसान मिला, वो अनइंश्योर होते हैं, और ये नुकसान बहुत ज्यादा होता है। प्रोडक्शन डिले, प्रोडक्शन की वजह से जो डिले आता है, वो भी इंश्योरेंस वाली आपके साथ नहीं मानती, वो भी इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको नहीं मिलेगा। यानी आपका टाइम जाया हुआ, टाइम जाया होने की वजह से कितना नुकसान आपको मिला, कितना माली नुकसान मिला, आपकी कंपनी स्टॉप हुई, आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हुई, आपके काम, आपके वर्कर, आपके लेबर ने काम छोड़ दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक घंटे के लिए। अब ये नुकसान आपको मिल रहा है, ये आपको इंश्योरेंस वाली नहीं देंगे। क्यों? हम इसको डायरेक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम किस तरह क्लेम करेंगे कि 1 घंटे में मेरा इतना नुकसान हुआ? ये हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारा नुकसान, और ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी का नुकसान 1 लाख रुपए, वो क्लेम करे कि 10 लाख रुपए हुआ, क्योंकि अब इसको क्लेरिफाई, वेरीफाई नहीं कर सकता कोई। तो इसीलिए अनइंश्योर कास्ट है। सिक पे जो है, ये भी अनइंश्योर है। आप वर्कर को पे दे रही है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, और आप किसको अपने इसकी जो डेली बेस पे जो मुआवजा बनता है, वो भी नहीं मानती। ओवर टाइम भी इंश्योरेंस वाली नहीं मानती, क्योंकि आप ओवर टाइम मैनेज कर रही है, वो टाइम लगा रही है, आपने टाइम, आपका टाइम जाया हुआ, आप ओवर टाइम लगा रहे हैं, अपनी वर्कर को डबल पे दे रही है, तो वो भी इंश्योरेंस वाली आपके साथ नहीं मानती। इक्विपमेंट रिपेयर्स जो है, ये इंश्योरेंस में आती है, ये गलत है इस स्लाइड में। इक्विपमेंट्स जब आपके डैमेज होते हैं, तो वो रिपेयर करते हैं, वो इंश्योर कास्ट है। अच्छा, लॉस मटेरियल जो है वो अनइंश्योर है। लॉस ऑफ बिजनेस रिपुटेशन, आपके साइड की, आपकी कंपनी में हादिसात की वजह से आपका जो इज्जत वकार है, आपका जो रिपुटेशन है, जो पब्लिक इमेज है, वो खराब हुआ, ये भी, और इसकी वजह से आपको नुकसान मिला, ये भी आप इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस क्लेम आप नहीं कर सकती, उसका ये भी अनइंश्योर है। इसका जो नुकसान है, वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये एग्जैक्टली आप क्लेम नहीं कर सकती, वेरीफाई नहीं कर सकती कि बिजनेस रिपुटेशन की वजह से, पब्लिक इमेज खराब होने की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ, एग्जैक्टली आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकती। इसीलिए ये भी अनइंश्योर कास्ट है, ये भी आपको नहीं मिलेगा।
अब आपको जो पिक्चर नजर आ रहा है 1 पाउंड और नीचे 8 to 36 पाउंड, और ये जो पिक्चर आपको नजर आ रहा है ये आइसबर्ग इसको कहते हैं, आइसबर्ग। आइसबर्ग समंदर में जब पानी फ्रीज होते हैं तो सतही समंदर के ऊपर बहुत थोड़ी सी हमें नजर आती है फ्रीज वाटर, लेकिन उस गहराई में वो बहुत गहराई तक, समंदर की बॉटम तक, समंदर की बहुत गहराई तक वो चली जाती है। तो इसको कहते हैं आइसबर्ग। इसका ये मतलब है कि जब हादसा होता है तो जो डायरेक्ट कास्ट है, जो हमें नजर आता है, जो हम क्वांटिफाई न कर सकते हैं, वो बहुत कम नजर आती है, लेकिन उसकी नीचे जो इनडायरेक्ट कास्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर डायरेक्ट कास्ट 1 पाउंड है तो उसी हादसे का इनडायरेक्ट कास्ट 8 से लेकर 36 पाउंड होगा। तो इनडायरेक्ट कास्ट यूजुअली अनइंश्योर होता है। अब जो डायरेक्ट कास्ट है वो तो इंश्योरेंस वालों की तरफ से मिलता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम देते हैं, महाना या सालाना हम उनको पैसे देते हैं, और हम इंश्योर होते हैं कि वो हमें पे करेंगे। जब हादसा होता है तो हमें पे करें, जिस तरह हम बैंक से गाड़ी निकालते हैं तो हम इसको इंश्योर करते हैं। अच्छा, तो हम पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमें नजर आती हैं किसी हादसे की वजह से, जो नुकसान हमें नजर आती है, जो हमें मालूम कर सकते हैं, जिसका अंदाजा हमें लगा सकते हैं, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द अनएक्सपेक्टेड अनइंश्योर कास्ट। अगर किसी हादसे की वजह से हमें 1 पाउंड डायरेक्ट कास्ट मिल रहा है तो 8 से लेकर 36 पाउंड तक इनडायरेक्ट नुकसान हमें मिलेगा। इसको कहते हैं आइसबर्ग। इसीलिए इन अनइंश्योर कास्ट को या इनडायरेक्ट कास्ट को आइसबर्ग लॉसेस भी कहते हैं, आइसबर्ग लॉसेस भी कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ नाम है, अनएक्सपेक्टेड कास्ट, अनइंश्योर कास्ट भी कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड कास्ट, नॉन बजटेड कास्ट, हाइडन कास्ट, और आइसबर्ग ग्लासेस भी इसको कहते हैं, आइसबर्ग ग्लासेस। तो इंश्योरेंस, इंश्योर और अनइंश्योर कास्ट, इस पे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई कंफ्यूजन या कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है। जो इंश्योर कास्ट है वो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम से मिल रहा है, क्योंकि हम जब एग्रीमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो हम उसको पैसे देते हैं सालाना बेस पे या मंथली बेस पे या हर 6 महीने बाद हम उनको पैसे देते हैं, और वो पैसे इंश्योरेंस वाली दूसरी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट मिलते हैं उनको भी प्रॉफिट जाते हैं, और वही प्रॉफिट हमारा कैपिटल अमाउंट भी जमा होता है। तो हमारे हादसे के दौरान जो नुकसान हमें मिलता है उनमें से कुछ नुकसान का अजाला वो करते हैं अंडर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कास्ट। तो जो वो देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम में से तो वो इंश्योर कास्ट होते हैं, लेकिन जो वो नहीं देते वो अनइंश्योर कास्ट होते हैं, और जो इंश्योर कास्ट होते हैं वो कम होते हैं, जो अनइंश्योर है वो बहुत ज्यादा है। वो इसीलिए उसको कहते हैं आइसबर्ग लॉसेस। अच्छा, एलिमेंट 1.2 है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इस एलिमेंट में कि हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह रेगुलेट किया जाता है, यानी किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लॉज है, कवानीन है, स्टैंडर्ड है, किस तरह कंपनीज के ऊपर लागू, लोगों के ऊपर लागू किया जाता है, किस तरह ये सिस्टम बनता है। जिस तरह हमारी ममालिक के अंदर कवानीन बनते हैं, असम्बली से पास होते हैं, सेनेट से पास होते हैं, सदर इसको साइन करके फिर वो कानून लोगों पे लागू करना होता है, और कोई बंदा, कोई भी अवाम में से कोई भी बंदा उस कानून को अगर फिर नहीं मानता तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लेते हैं। पुलिस फोर्स मौजूद होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, आर्मी होते हैं, दूसरी इदारे होती हैं, और वही कवानीन जो है लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। तो लोग जो है उस कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ लॉज। अब हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या सिस्टम है ये हम पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉज है, जो स्टैंडर्ड है, वो किस तरह रेगुलेट होते हैं, किस तरह लॉज बनते हैं, लॉज कहां से आती है, हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज कहां से आती है, ये हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज आती कहां से, किस तरह लॉज बनते हैं। अब पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज हम हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कहां से लॉज बनाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। लॉ कहां से बनते हैं और फिर इसको किस तरह इंपोर्स किया जाता है, लोगों के ऊपर, कंपनीज के ऊपर किस तरह लागू किया जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे।
अच्छा, द लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो लीगल यहाँ पे रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, तो यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो भी हम हमारा कवर होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लीगल रीजन है, क्योंकि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को नहीं मानेंगे तो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं हर मुल्क के अंदर, इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं, वो हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो उनकी डर की वजह से हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना होगा। तो इस टॉपिक में या इस एलिमेंट में हमारा मोर लीगल रीजन जो है या सोशल रीजन वो भी कवर होगा कि लीगल रीजन क्या है, कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ कौन सी ली जा सकती है अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है मोस्ट। मोस्ट इसीलिए यहाँ पे यूज हो रहा है कि इस दुनिया के जो ममालिक है, सारी ममालिक में हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इतनी हेल्थ एंड सेफ्टी की इतनी स्ट्रांग लॉज नहीं है। पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट के नाम से लॉ मौजूद तो है आईन में, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ज्यादा ममालिक में हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज है उनमें स्ट्रांग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज मौजूद है। जिस तरह अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज मौजूद है और वो वेल इम्प्लीमेंटेड भी है। इस तरह अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे लॉज मौजूद है और लोग लॉज को फॉलो कर रही है, इसीलिए वहां पे कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर को कि उसका काम क्या होता है, लॉ को मानना, लॉ को कंप्लाई करना। अच्छा, फेलियर टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन। अब जिन ममालिक में हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज होते हैं, अगर वो लॉज को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस उसके खिलाफ ली जा सकती है। क्योंकि अगर आप किसी मुल्क की लॉ को नहीं मानती, कानून नहीं मानती, तो जाहिर बात है अदालती कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है, आपकी कंपनी के खिलाफ अदालती कार्रवाई होंगी। अब ये लॉज कहाँ से बनते हैं, किस तरह लॉज बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सारी ममालिक में नहीं, जो डेवलप कंट्रीज है उनमें हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज मौजूद है, और जो ममालिक उन ममालिक में जो भी कंपनीज है अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज को नहीं मानती तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन प्रोसेस यानी अदालती कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज किस तरह बनते हैं, स्टैंडर्ड किस तरह बनते हैं, फिर स्टैंडर्ड लॉ में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया में जो इदारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो इदारा है, जो 1919 में बना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, 1919 में ये इदारा बना था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। 1945 में ये यूएन का मेंबर, यूएन का यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गई, क्योंकि उसकी उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, ये 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गई। पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस था, जो मेन काम था, वर्कर की हुकूक के बारे में बात करना था। वर्कर की हुकूक, उनकी जो तनख्वाह की बात है, उनकी जो वर्किंग टाइम की बात है, चाइल्ड लेबर की बात है, वर्कर की जितनी हुकूक थे उसके बारे में उनका मेन फोकस जो था वो वर्कर की हुकूक के बारे में बात करना था। हेल्थ एंड सेफ्टी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा तौर पर 1981 में काम स्टार्ट किया। यानी हेल्थ एंड सेफ्टी में उन्होंने 1981 में बाकायदा तौर पर कन्वेंशन की, और उसके बाद उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ स्टैंडर्ड्स बनाई सारी दुनिया के लिए। अच्छा, मोस्ट कंट्रीज आर द मेंबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ज्यादातर ममालिक जो है वो मेंबर्स हैं। आजकल तकरीबन 187 या 186 ममालिक जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। और मेंबर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के तब बनेंगे जब आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके जो प्रोटोकॉल्स है, अगर वो आप मानेंगे अपनी ममालिक के अंदर तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप दिया जाएगा। तो 187 मेंबर्स जो है आजकल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं।
सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इब्तिदा में जब 1919 में ये बना, तो पहले ये वर्कर की हुकूक के बारे में बात करता था। मेन जो फोकस था उनका वर्कर की हुकूक था। 1981 में उन्होंने सेफ्टी में काम स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया, एक कन्वेंशन और उसकी रिकमेंडेशंस की। अब कन्वेंशन क्या है और रिकमेंडेशन क्या है? कन्वेंशन जो मेंबर स्टेट थे 1981 में, जितनी उसकी मेंबर स्टेट थी, मेंबर ममालिक थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने एक कन्वेंशन किया, उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने वर्कर्स को अपने ममालिक के अंदर अपने वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, उनकी सेफ्टी हम इंश्योर करेंगे। एक पॉलिसी उन्होंने बनाई कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और उस कन्वेंशन में उन्होंने हर काम के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड भी बनाई जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट भी मौजूद है। फिर जब ये कन्वेंशन हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि हम अपनी ममालिक के अंदर अपने वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करेंगे, ये पॉलिसी जब उन्होंने बनाई, सारी मेंबर स्टेट ने उस पर साइन की। फिर उन्होंने रिकमेंडेशंस, एक डॉक्यूमेंट उन्होंने शाया किया, रिकमेंडेशन उसको कहते हैं। अब जब उन्होंने कन्वेंशन किया, सारी मेंबर स्टेट ने उस पे साइन की कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करेंगे अपनी ममालिक के अंदर। लेकिन किसी भी बंदे को ये पता नहीं था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड या हाउ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। किस तरह लागू करेंगे, किस तरह हम वर्कर को महफूज बनाएंगे, किस तरह हम उनको हादिसात से बचाएंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शाये की जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे मौजूद है और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं आईएलओ रिकमेंडेशन। ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन 1981 में हुआ था, 1981। अच्छा, जो कन्वेंशन, अब आईएलओ की मुख्तलिफ कन्वेंशन हुई है, मुख्तलिफ कन्वेंशन आईएलओ की आजकल जो टोटल कन्वेंशन है आईएलओ की वो तकरीबन 188 है या 187, इस तरह की कन्वेंशन आईएलओ ने की हुई है। अब ये जो कन्वेंशन उन्होंने किया हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, जो कन्वेंशन, जो मीटिंग उन्होंने की, ये इसको उन्होंने नाम दिया C155, यानी C155, यानी ये 155 C155 कन्वेंशन था। अब C155 जो कन्वेंशन है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। आप जब नेट पे सर्च करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, आप C155 जब सर्च करेंगे तो आपको उसकी टॉपिक हेडिंग पे मिलेगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन। और उस कन्वेंशन, इस डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने हर काम के हवाले से स्टैंडर्ड बताई हुई है कि जो काम भी आप करेंगे किस तरह होना चाहिए और क्या स्टैंडर्ड आप अपनाएंगे अपनी ममालिक के अंदर, अपनी कंपनीज के अंदर। फिर रिकमेंडेशन में उन्होंने मजीद गाइडेंस दी कि आप क्या क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, किस तरह आप इंश्योर करेंगे अपनी वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को। अच्छा, अब कन्वेंशन क्या है? क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन और पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोविजन। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि जो मालिक, जो इसकी मेंबर स्टेट्स थे और जो कन्वेंशन में शामिल थे, तो ये लाजिम था कि वो कन्वेंशन मानेंगे, यानी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, जिस पे उन्होंने साइन किया, जो एग्रीमेंट्स उन्होंने की कन्वेंशन में कि हम अपनी वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करेंगे, तो ये सारी मुमालिक बाउंड थे, सारी मेंबर स्टेट बाउंड थे कि वो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, जो पॉलिसी उन्होंने तजवीज की रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी उस कन्वेंशन में, कि ये पॉलिसी हम अब मानेंगे, अपने मुमालिक के अंदर ये पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेक्टिफाइड बाय द मेंबर स्टेट एंड टू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर। अब जो कन्वेंशन उन्होंने बनाई तो उसको लीगल स्टेटस हासिल नहीं था, उसको लीगल स्टेटस हासिल नहीं था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज बनती है। अब जो कन्वेंशन उन्होंने बनाई, तो कन्वेंशन में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने
हर काम के हवाले से गाइडेंस दिया कि आप जो काम करेंगे साइट के अंदर, कंपनीज के अंदर, ये इस तरह करेंगे आप। एक तरीका उन्होंने बनाया, एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाई, जो आज भी उसकी वेबसाइट पे मौजूद है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वो बता रही हैं कि अगर आप हाइट पे काम कर रही है, 2 मीटर हाइट से अगर आप ऊपर जा रही हैं और आप अपने वर्कर से 2 मीटर ऊपर आप उनको लेके जा रही है, काम उनसे ले रही है, तो आप क्या करेंगे? आपने उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना होगा। स्कीफोल्डिंग प्लेटफॉर्म आपको उनको फराहम करेंगे, या जो दूसरा एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है, वो स्कीफोल्ड के अलावा और भी हो सकते हैं। मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उस प्लेटफॉर्म का तरीका भी उन्होंने बताया कि किस तरह वो प्लेटफॉर्म होंगे। वो प्लेटफॉर्म जो है, वो उसकी जो सीढ़ी है वो 75 एंगल पे आप रखेंगे। सीढ़ी के दोनों तरफ हैंड रिल्स होंगे। इस तरह जो प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्कर काम कर रही है, वहां पे गैप्स नहीं होंगे। वहां पे जो प्लंग्स है वो किस तरह होंगे, उसकी टू बोर्ड आप लगाएंगे ताकि कोई चीज किसी के पाव से नीचे दूसरी बंदों पे ना गिरे। आप उस प्लेटफॉर्म को चारों तरफ से या तीनों तरफ से आप उसको बंद करेंगे, पाइप लगाएंगे, रेलिंग करेंगे। और उस रेलिंग का हाइट भी उन्होंने बताया कि वो हाइट 39 इंच से लेकर 42 इंच तक होनी चाहिए, और 3 पाइप आप लगाएंगे। एक बॉटम रेल होगा, एक मिड रेल होगा, और एक टॉप रेल होगा। इस तरह आप एक लाइन, एक रस्सी बिछाएंगे, और उस रस्सी को, ताकि उस रस्सी को वो अपनी बेल्ट जो सेफ्टी हार्नेस है वो हुक कर सके। अब हर काम के हवाले से उन्होंने तरीका अपनाया हुआ बनाया हुआ है। कन्वेंशन में हर काम के हवाले से उन्होंने तरीका बनाया हुआ है। अब ये उनका उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाई। अब ये स्टैंडर्ड, लेट सपोज, इसको उन्होंने स्टैंडर्ड तो बनाई, लेकिन उसको लीगल स्टेटस हासिल नहीं था। यानी ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं था, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। ये लीगल डॉक्यूमेंट कब बना? जब मैं जितनी भी मेंबर स्टेट थे, उन्होंने इन्हीं स्टैंडर्ड्स को उठाकर अपने ममालिक में अपनी कवानीन में शामिल किया। तो फिर आईएलओ की वही स्टैंडर्ड जिसको पहले कानूनी स्टेटस हासिल नहीं था, इंडिविजुअल ममालिक में वही स्टैंडर्ड कानून की शक्ल इख्तियार कर गई। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज इस तरह बनते हैं कि आईएलओ के जो भी मुल्क, अब जो भी मुल्क हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने आईएलओ की कन्वेंशन से गाइडेंस लेना होगा। वही कन्वेंशन या वो कॉपी करके अपनी मुमालिक में उसको एक लीगल स्टेटस देंगे, या वही कन्वेंशन, उन्हीं उन्हीं कन्वेंशन में वो थोड़ी सी रेक्टिफिकेशंस करके, थोड़ी सी चेंजेस करके, अपनी मुमालिक, अपनी मुल्क के मुताबिक थोड़ी सी चेंजेस करके अपने ही मुल्क में उसको कानून का दर्जा देंगे। कानून अपनी मुल्क की आईन में वो शामिल करेगा। तो फिर आईएलओ की जो स्टैंडर्ड है वो कन्वर्ट होती है लाज में, इंडिविजुअल मुमालिक में वो लाज में बनती है। तो इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज बनते। तो यहाँ पे कह रही है कि नो लीगल अथॉरिटी, जो कन्वेंशन उन्होंने बनाई उसको कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं था। जब तक वो आईएलओ के कन्वेंशन थे उसको कोई लीगल स्टेटस हासिल नहीं था। लेकिन वही चीज जब ममालिक ने, उसकी मेंबर्स ने कॉपी करके अपनी मुल्क में उसको कानून का दर्जा दिया, उसको अपनी मुल्क में असम्बली से पास करके अपनी मुल्क की आईन का हिस्सा बनाया, तो फिर आईएलओ की जो स्टैंडर्ड थी वो लॉ में तब्दील हो गई। अब पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट भी आप अगर देखेंगे, तो पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट में जो चीजें है वही भी आईएलओ की कन्वेंशन से कॉपी हुई है। अब जो मुल्क हेल्थ एंड सेफ्टी की लाज बनाएगा तो क्या करेगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टैंडर्ड है वही कॉपी करेंगे। उसमें थोड़ी रेक्टिफिकेशन अगर करना चाहते हैं ठीक है, वरना वही कॉपी करके अपनी मुल्क में उसको लॉ में तब्दील करेंगे। तो लॉ और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? स्टैंडर्ड इज द रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वे, सारी दुनिया में मानी जाने वाली कोई ऐसा तरीका काम करने का जो सारी दुनिया में मानी जाती है, जो कि रिकॉग्नाइज हो, सारी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। अब हाइट पे काम कर रही है,
2 मीटर अबाउ 2 मीटर अगर आप हाइट पे काम कर रही है, तो आपने प्रॉपर प्लेटफॉर्म फराहम करना, 75 एंगल पे 1/4 रेशो पे ब्रेसिंग आप लगाएंगे, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है। अब ये सारी दुनिया में मानी जाती है। लेट सपोज दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रही है, अंडरग्राउंड काम कर रही है, किसी अंडरग्राउंड टैंक में काम कर रही है, वेल्स में काम कर रही है, ऑयल एंड गैस में किसी पाइप के अंदर काम कर रही है, किसी दूसरी यूनिट के अंदर काम कर रही है आपकी वर्कर। वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड है, ऑक्सीजन का वो स्टैंडर्ड है कि 19.5 से कम नहीं होना चाहिए, 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब अगर आप ऑक्सीजन लेवल 19.5 से कम है, तो फिर भी मसला है सफोकेशन का, सांस लेने में दुश्वारी होगी। 22.5 से ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां पे आपकी वर्कर काम कर रही है, फिर भी मसला होगा, ऑक्सीजन एनरिचमेंट होगी और मामूली स्पार्क पे वहां पे आग जो है लगेगा वहां पे। तो ये स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड जो है ये रिकॉग्नाइज, ग्लोबली रिकॉग्नाइज वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो आईएलओ ने हमें स्टैंडर्ड दिया, वही स्टैंडर्ड जो सारी दुनिया के लोग मानते हैं, सारी दुनिया की मुमालिक मानते हैं। अब अगर कोई अपनी मुल्क के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनाना चाहते हैं, तो वही स्टैंडर्ड वो उठाते हैं और अपनी ही मुल्क में उसको लॉ में तब्दील करते हैं। तो इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनते हैं। फिर हर मुल्क के अंदर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी की जब लॉज बनते हैं तो उसको लागू भी करना होगा, क्योंकि लेट सपोज अगर हमारी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कवानीन अगर पास होती है, आईन बनते हैं, कवानीन बनते हैं असम्बली से, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं है, कोई दूसरा इदारा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आर्मी नहीं है, तो फिर लोग वही कानून नहीं मानेंगे। तो आप लोगों पे आप कवानीन को तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब लागू कर सकते हैं, जब आपकी मुल्क के अंदर कोई एनफोर्समेंट इदारा मौजूद हो तब। तो फिर मुख्तलिफ ममालिक ने कुछ एनफोर्समेंट इदारे भी बनाई। जिस तरह अगर हम यूके की बात करें, तो वहां पे एचएससी है, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। वो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज लागू करते हैं कंपनीज के ऊपर। अगर कोई नहीं मानता तो उसको बैन बंद किया जाता है, उसके खिलाफ फाइन, उसको मालिक को जेल भेजा जाता है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, ओशा है। इस तरह अबू धाबी में ओशाड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अबू धाबी, एडमिनिस्ट्रेशन अबू धाबी। इस तरह सऊदी अरब के अंदर जो है सऊदी ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर डिपार्टमेंट है। मलेशिया के अंदर मलायाला है, इवन पाकिस्तान से बहुत इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मलेशिया में जो है मलायाला उनका इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। तो हर मुमालिक के अंदर तकरीबन हेल्थ एंड सेफ्टी की एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज को लागू करते हैं। ये यूके का एचएसई यूके का एनफोर्समेंट एजेंसी है, हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज लागू करते हैं, लॉज कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों पे मनवाते हैं। उसका नाम है एचएससी, हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। ये यूके का एनफोर्समेंट एजेंसी है, लीगल बॉडी है। इस तरह ओशा या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अमेरिका का है। अच्छा, रिकमेंडेशंस जिसको हम सिफारिशात कहते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। जब कन्वेंशन बना, एग्रीमेंट हुई, तो किसी को पता नहीं था, सिर्फ पॉलिसी बन गई कि हमने अपनी वर्कर को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फराहम करना है। तो फिर किसी को कोई पता नहीं था, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक और डॉक्यूमेंट शाये किया, उसको उन्होंने नाम दिया रिकमेंडेशन। और उसका जो शॉर्टकट था वो R164 था, R164। फिर रिकमेंडेशन में उन्होंने डिटेल गाइडेंस दी कि आप क्या करें तो आपका साइट जो है आपके वर्कर महफूज होंगे। उन्होंने रिकमेंडेशन में डिटेल गाइडेंस दिया कि आप क्या क्या करने से आपका साइट महफूज हो सकता है, आपकी वर्कर महफूज हो सकती है। तो आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ कन्वेंशन और मुख्तलिफ रिकमेंडेशन की, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उन्होंने जो कन्वेंशन किया, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कन्वेंशन उन्होंने किया, वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन C155 है, जो हम रिपोर्ट में भी लिख सकते हैं और जो हम पेपर में भी इसका हवाला दे सकते हैं। इसके अलावा
हेल्थ एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन उन्होंने किया, C167, C167 कन्वेंशन उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से किया। तो फिर मुख्तलिफ कुछ ये दो कन्वेंशन है जो कि जनरल कन्वेंशन है, जेनेरिक कन्वेंशन है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशन भी की, रेडिएशन के हवाले से उन्होंने C120 कन्वेंशन किया, इस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने कन्वेंशन की, इस तरह C167 उन्होंने मैक्सिमम वेट कन्वेंशन, यानी आप वर्कर से वजन उठाएंगे तो आप उसके हवाले से आप क्या तरीका अपनाएंगे, क्या क्या आप करेंगे, उन्होंने जो कन्वेंशन शायद वो C167 है। मुख्तलिफ कन्वेंशन आईएलओ की मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कन्वेंशन जनरल कन्वेंशन उन्होंने किया वो C155 है, और इससे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आती है। अच्छा जी, रेगुलेशन अडॉप्टेड बाय आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C155, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कन्वेंशन उन्होंने किया उसको नाम दिया C155। अ गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर द कंपनीज एंड नेशन, ये मैंने आपको पहले बताया कि इस कन्वेंशन में उन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई कि हमने, हमारा इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि हम अपने वर्कर को सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फराहम करें, अपने वर्कर को इंजरीज और डेथ से उनको महफूज करें। उन्होंने जब जस्ट पॉलिसीज उन्होंने बनाई। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशंस 1981 R164, रिकमेंडेशन में उन्होंने क्या किया, डिटेल गाइडेंस दिया कि आप क्या करेंगे। लेकिन जब कन्वेंशन बना तो उन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई, यानी सिर्फ वर्डिंग, उन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई कि हम अपने वर्कर को महफूज करेंगे, लेकिन किसी को कोई गाइडेंस नहीं था, कोई वजाहत नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, डिटेल गाइडेंस में एक और डॉक्यूमेंट उन्होंने शाये किया और उसको नाम दिया रिकमेंडेशन का। Supplement C155 and give more guidance on how to comply with its policy. रिकमेंडेशन में, रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट जब उन्होंने शाया किया तो उन्होंने गाइडेंस दी कि किस तरह हम जो कन्वेंशन की पॉलिसीज है, कन्वेंशन की जो मकासद है, वो हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, यानी हम अपने वर्कर को किस तरह महफूज बना सकते हैं। ये गाइडेंस उन्होंने रिकमेंडेशन डॉक्यूमेंट में शाया किया। अच्छा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब कन्वेंशन की जो आर्टिकल है 16 आर्टिकल जो है वो एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से है। एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉय क्या है, ये कल मैंने डिस्कस किया। एम्प्लॉयर वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब देते हैं, जो नौकरियां देते हैं, उनको एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो जॉब करती है उनके साथ उनको कहते हैं एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, और वो जिम्मेदारियां डिस्कस हुई है आर्टिकल 16 ऑफ द कन्वेंशन में। ये अक्सर पेपर में आते हैं सिनारियो में, कि सिनारियो में आप देखें कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट की गई है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे पूरी नहीं की गई। आप बताइए, इस पे आप डिस्कशन करें, ये अक्सर पेपर में आते हैं, आई थिंक प्रीवियस पेपर में भी आया था। तो आप क्या करें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप कोरिलेट करेंगे सिनारियो के साथ, वो जो सीन दिया होता है उसके साथ आपने ये पॉइंट्स कोरिलेट करना है। तो आर्टिकल 16 जो है वो कंपनी की मालिक की जिम्मेदारियों के बारे में हमें बताती है। वो कहते हैं, इंश्योर दैट द वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्रोसेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि जितनी प्लांट्स है, मशीनरीज है, वर्क प्लेस है, वो हर किस्म रिस्क से फ्री होनी चाहिए। यानी आपकी वर्क प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे किसी भी किस्म का नुकसान वर्कर को ना मिले। आपका मशीनरी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसकी मशीनरी की मेंटेनेंस आप करेंगे ताकि उस मेंटेनेंस की वजह से कोई हादसा ना हो। प्रोसेस, आप जो काम कर रही वो प्रोसेस भी सेफ होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रोसेस इंटरनेशनल की जो स्टैंडर्ड है उस तरीके आप अपनाएंगे हर प्रोसेस में, तो तब आपका प्रोसेस सेफ होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वेंशन मैंने आपको बताया कि जस्ट ए पॉलिसी बनी थी। यहाँ पे ये भी कन्वेंशन के आर्टिकल है कि वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट, अब यहाँ पे ये कह रही है कि वर्क प्लेस भी सेफ होना चाहिए, इक्विपमेंट भी सेफ होनी चाहिए और मशीनरी भी सेफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये डिटेल नहीं है कि हाउ टू मेक वर्क प्लेस सेफ, हाउ टू मेक मशीनरी सेफ, ये जिक्र यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि कन्वेंशन में जस्ट पॉलिसी बनता। अब ये चीज रिकमेंडेशन में आपको मिलेंगे।
कि किस तरह आपकी मशीनरी सेफ होंगी। वहां पे बताया जाता है कि आप मशीनरी की प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, एक मेंटेनेंस स्केड्यूल बनाएंगे, प्रॉपरली प्री यूज चेक करेंगे उसकी, बाज मशीनरी की आप जो है डेली बेस पे इंस्पेक्शन करेंगे, आप बाज मशीनरी की मेंटेनेंस आप वीकली बेसिस पे करेंगे, बाज की आप मंथली बेसिस पे करेंगे। तो ये डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। जब आप ये इंस्पेक्शन और ये प्रोसीजर अपनाएंगे तो आपकी मशीनरी प्रॉपरली मेंटेन होंगे, और मेंटेनेंस की वजह से हादिसात तब आते हैं जब आपकी मशीनरी मेंटेन ना हो, उसमें खराबी हो। तो यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग दी हुई है और कोई डिटेल गाइडेंस नहीं मिल रहा कि किस तरह हम मशीनरी को सेफ बना सकते हैं, किस तरह हम वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं। Ensure that the chemical, physical, and biological substances and agents are without risk to health when protective measures have been taken. दूसरी जिम्मेदारी ये है कि आपकी साइट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर केमिकल्स, बायोलॉजिकल और फिजिकल जो खतरात है, सब्सटेंस है, एजेंट्स है, उनकी वजह से आप ऐसी कंट्रोल्स अडॉप्ट करेंगे कि उनकी वजह से वर्कर को किसी किस्म का रिस्क नहीं होना चाहिए। केमिकल हैजर्ड, केमिकल जो केमिकल फॉर्म में होती है वो वर्कर को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह मुख्तलिफ गैसेस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तेजाब वगैरह पड़ी है, मुख्तलिफ केमिकल्स पड़ी है, उसकी वजह से आप ऐसी प्रोसीजर अपनाएंगे कि उसकी वजह से किसी को नुकसान ना मिले। फिजिकल हैजर्ड्स में हमारे पास जो फिजिकली इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंजर कर सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं, जिस तरह की कोई चीज गिरना, ऊपर से हाइट से कोई बंदा गिरना, मशीनरी भी फिजिकल हैजर्ड में आती है, फायर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। बायोलॉजिकल में हमारे पास जर्म्स आते हैं, मुख्तलिफ पैथोजेंस आते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हेपेटाइटिस, HIV, कोविड-19। ये इनकी आप इस तरह इंतजामात करेंगे साइट के अंदर, मालिक की जिम्मेदारी है कि आप इस तरह इंतजामात, कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करेंगे कि केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से आपकी वर्कर को किसी किस्म का नुकसान नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, provide adequate protective clothing and equipment to prevent the risk of accident or adverse health. वर्कर को प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो क्लॉथिंग क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यहाँ पे इसको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को हम पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, शॉर्टकट हम इसको कहते हैं पीपीईज। पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई। हमारे हेलमेट में, पीपीई में हेलमेट आती है, जैकेट्स आती है, शूज आते हैं, ग्लव्स आते हैं, मास्क आता है, ये सारी जो है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती है। अब इसको पर्सनल इसे बोलते हैं कि ये एक इंडिविजुअल बंदे को, एक ही बंदे को ये हादिसात से, खतरात से बचाती है, इसीलिए इसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक होता है कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कलेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कलेक्टिव का मतलब ये है कि वो एक कलेक्शन ऑफ वर्कर्स को, यानी एक से ज्यादा वर्कर को महफूज करते हैं। और एक होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव। तो हम, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो वर्कर को एडिक्वेटली, मुनासिब तरीके से वो बचा सके। एडिक्वेट का मतलब ये है, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एडिक्वेट का। लेट सपोज हमारी कंपनी के अंदर गैसेस है, मुख्तलिफ गैसेस है, और कंपनी के मालिक ने हमें डस्ट मास्क दिया हुआ है जो 10 रुपए में बाजार में मिलता है, जिसको हम टेस्ट पीस रिस्पायरेटर भी कहते हैं, डस्ट मास्क भी सिंपल कहते हैं, या इसको ईयर लूप मास्क भी कहते हैं। अब साइड के अंदर जहरीला गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, कोई दूसरा गैस है, और मालिक ने हमें डस्ट मास्क दिया है। तो ये डस्ट मास्क 10 रुपए वाला, ये हमें जहरीला गैस से नहीं बचा सकती, तो ये एडिक्वेट नहीं हुआ। अब मालिक ने क्या करना है, गैसेस के लिए जो अप्रूव्ड मास्क है, जो स्टैंडर्ड मास्क है, जिसमें खास फिल्टर लगे होते हैं, वही मास्क मालिक ने देनी होगी, क्योंकि ये डस्ट मास्क आपको गैसेस से नहीं बचा सकती। तो ये डस्ट मास्क फिर एडिक्वेट नहीं हुआ। इस तरह क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये भी मालिक की जिम्मेदारी है कि ऐसी पीपीई प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को जो कि एडिक्वेट हो, जो कि साइट के अंदर जो खतरात है उससे मुनासिब तरीके से वर्कर को बचा सके। ऐसी प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, ऐसी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई प्रोवाइड करेंगे।
एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है। साइट के अंदर जितने भी लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर वर्कर तक, लेबर तक, सबकी सब जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर बंदे की अपनी जगह हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ जिम्मेदारी है जो उसने पूरा करना है। बट मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई विद द एम्प्लॉयर्स। लेकिन जो टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मालिक की है, क्योंकि उसके पास इख्तियारात है। वो इख्तियारात को यूज करते हुए अपनी साइट को महफूज कर सकते हैं। कंपनी की मालिक इसीलिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई कंपनी की मालिक ये चाहता है कि मेरी साइट के अंदर हादिसात नहीं होंगे, तो किसी का कोई मजाल नहीं है कि वो सेफ्टी के खिलाफ करे। इसीलिए जब बात बनती है तो वो टॉप मैनेजमेंट से बनती है। तो टॉप मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? टू प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस। सेफ वर्क प्लेस भी सेफ होनी चाहिए। सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो प्लांट और इक्विपमेंट है साइट के अंदर वो भी सेफ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी हादसा की चांसेस हो। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। हम सेफ्टी में जो भी काम करते हैं उसका एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड बेस पे उसका एक तरीका होता है, जिस तरीके को हमने अपनाना होगा, जिसको हम एसओपीज भी बोलते हैं। तो वही तरीका वर्कर मालिक ने बनाना होगा और वही तरीका उसने वर्कर को बताना होगा कि ये तरीका आप इस काम के लिए अपनाएं। उसको कहते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, SSW। तो ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाएंगे और वर्कर को ट्रेनिंग देंगे उस पे। क्योंकि अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग नहीं देंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं बनाएंगे, तो वर्कर अपनी तरफ से कोई तरीका अपनाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होंगे और जिसमें हादसात की चांसेस होंगे। ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड कॉम्पिटेंसी। फिर मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि वर्कर को हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसकी सुपरविजन भी करेंगे। क्योंकि सुपरविजन इसलिए जरूरी है कि आप वर्कर को अगर जितनी भी एहतियाती तदाबीर आप उनको बताए, लेकिन आप उसकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो वो अपनी मनमानी करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानती। तो अगर उसकी ऊपर स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, हेल्थ एंड सेफ्टी वाली साइड में मौजूद है, उसकी सुपरविजन कर रही है, तो उनकी डर की वजह से वो फिर सेफ्टी फॉलो करेंगे। तो सुपरविजन जरूरी है इसीलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रिसर्च बता रही है कि साइट के अंदर जितने हादिसात होते हैं उसका 60% हादिसात ऐसे होते हैं जो वर्कर की अनसेफ बिहेवियर की वजह से होते हैं, वर्कर के गलत रवैये की वजह से होते हैं, उनमें मैनेजमेंट का गलती नहीं होता। यानी 60% हादिसात ऐसे होते हैं जिनमें वर्कर की अनसेफ बिहेवियर शामिल होते हैं। तो बिहेवियर कब ठीक होगा वर्कर की? जब आप उसकी सुपरविजन करें, जब आपकी साइट पे 24 घंटे सेफ्टी वाली मौजूद हो, तो तब आपके वर्कर सही काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो इसीलिए सुपरविजन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुपरविजन नहीं करेंगे तो वर्कर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, वर्कर के ऊपर कोई डर नहीं होगा कि सेफ्टी वाले आएगा और वो फाइन करेगा, साइट से निकालेगा, तो फिर अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरीके से जो काम है वो करेंगे। इनकम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ। फिर मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि वर्कर की कंपिटेंसी बढ़ाए या ऐसी वर्कर हाई करे जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हो। अब सेफ्टी में हम कॉम्पिटेंट जो है, किन बंदों को हम कॉम्पिटेंट कहलाएंगे? सेफ्टी में हम उन बंदों को कॉम्पिटेंट कहते हैं जिसमें जिस जिसको नॉलेज हो, किसी काम के हवाले से नॉलेज हो। कैट, CATE, कैट, जिसमें काम के हवाले से नॉलेज हो, जिसमें एबिलिटी हो, काम करने की एबिलिटी हो, सलाहियत हो, फिजिकल भी और मेंटल भी, जिसने काम के हवाले से ट्रेनिंग ली हो और जिसका उस काम में एक्सपीरियंस हो, तो उस बंदे को हम कॉम्पिटेंट कहते हैं। तो कॉम्पिटेंट वो लोग होते हैं जो अपने काम को सरंजाम देते हैं विदाउट एनी सुपरविजन। द इंडिविजुअल विच परफॉर्म दियर टास्क विदाउट सुपरविजन आर विद मिनिमम डिग्री ऑफ सुपरविजन। आप अगर उसकी सुपरविजन ना भी करें तो तब भी वो सही तरीके से काम अपनी सर अंजाम देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हम सेफ्टी में उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं। जब आपकी साइट के अंदर
सारे बंदी कॉम्पिटेंट या मैक्सिमम बंदी कॉम्पिटेंट होगी तो हादिसात कम से कम होंगी, क्योंकि हम कॉम्पिटेंट उनको देते हैं जो जिन लोगों को सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास एबिलिटी होती है, उसके पास काम के हवाले से ट्रेनिंग होती है, उनको काम के हवाले से एक्सपीरियंस होती है। तो ये सारी चार चीजें जब किसी बंदे में मौजूद हो तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो जब काम करते तो गलत काम नहीं करते, वो सही काम करेगा। अच्छा, लेट्स सपोज आप किसी साइट के लिए वेल्डर ले रही है। अब वेल्डर का, उस बंदी का वेल्डिंग के हवाले से कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आपके लिए वेल्डिंग सही करेगा? नहीं कर सकते। उसका ट्रेनिंग वेल्डिंग में नहीं है, वो वेल्डिंग नहीं सही तरीके से नहीं कर सकता, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो सही तरीके से नहीं कर सकता। तो कंपिटेंसी जो है वो बहुत जरूरी है कि हमने अपने वर्कर की कंपिटेंसी बढ़ानी है, कॉम्पिटेंट वर्कर हायर करें। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मालिक की कि जो बंदे वो हायर कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, या उसकी कॉम्पिटेंसी में कोई कमी है तो उसकी कॉम्पिटेंसी वो बढ़ाए। तो ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, आर्टिकल 10 ऑफ द रिकमेंडेशन। अब ये जो हमने पढ़ा आर्टिकल 16, ये कन्वेंशन में वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आर्टिकल 16 कन्वेंशन में वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। आर्टिकल 10 जो है ये रिकमेंडेशन में। अच्छा जी, ये दो आर्टिकल्स आपने याद रखनी है, ये पेपर में अक्सर आती है। आर्टिकल 16 जो है वो कन्वेंशन में आर्टिकल 16 जो है वो, हेलो, 10 जो है आर्टिकल 16 जो है वो कन्वेंशन में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, आर्टिकल 10 जो है वो रिकमेंडेशन में एम्प्लॉयर। अब यार रिकमेंडेशन में जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी डिटेल में है। यहाँ पे कह रही है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस आप प्रोवाइड भी करेंगे लेकिन उसको मेंटेन भी करेंगे। यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 1 घंटे में साइट की जो लेआउट है वो तब्दील होते हैं। आप एक जगह एक साइट पे आएंगे, वो एक उसकी शक्ल एक जैसी होंगे, 1 घंटा बाद आप आएंगे वहां पे सब कुछ तब्दील होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप साइट को सेफ प्रोवाइड भी करेंगे लेकिन उसको मेंटेन भी करेंगे, मशीनरी को मेंटेन भी करेंगे और प्रोवाइड भी करेंगे, सेफ इक्विपमेंट को मेंटेन भी करेंगे और प्रोवाइड भी करेंगे, एंड यूज वर्क मेथड दैट आर सेफ। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो प्रोवाइड करे और मेंटेन करे वर्क इक्विपमेंट, मशीनरी और वर्क प्लेस वो सेफ होनी चाहिए। दूसरी बात, गिव नेसेसरी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एंड एप्लीकेशन इन यूज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर को प्रोवाइड करेंगे, उसकी सुपरविजन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस वर्कर को देंगे हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग से वर्कर में अवेयरनेस आती है, वो अपनी लिमिटेशन जानते हैं कि ये काम तो अभी तक मैं गलत कर रहा था, इसका ये सही तरीका है, अगर इसके तरीके से अलग तरीका मैं अपनाऊंगा तो इसमें ये नुकसान है। दूसरी बात यह कि जब आप वर्कर को बार बार हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो उससे इसकी बिहेवियर चेंज होते हैं, उसका रवैया चेंज होते हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी को पॉजिटिव नजर से फिर देखते हैं। और जब उनका रवैया चेंज होता है तो उसको फिर जब वो काम करेंगे तो उसका बिहेवियर फिर पॉजिटिव होगा, उसका काम करने का अंदाज भी फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने उनका रवैया सोच चेंज किया। तो फिर आपने जिन वर्कर का सोच चेंज किया, फिर उनको सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं होती, उनको फिर पता होता है कि ये काम जो है ये चीज हमारे लिए जरूरी है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट रिलेटेड टू एक्टिविटीज एंड साइड ऑफ द अंडरटेकिंग। ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करेंगे कि जिसकी वजह से साइट की जितनी एक्टिविटीज है उसको देखती हुई, साइज को देखती हुई ऐसी अरेंजमेंट्स करेंगे कि जिसकी वजह से रिस्क रिड्यूस हो। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अरेंजमेंट्स वो करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे साइट के अंदर, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, ऑडिट्स करेंगे। ये सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने करनी होगी जिसकी वजह से रिस्क रिड्यूस हो सके। ये भी मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड पीपीई एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्जेस टू वर्कर। अच्छा, आर्टिकल 16 में पीपीई का जो जिक्र उन्होंने किया, वहां पे ये जिक्र था कि मालिक ने एडिक्वेट पीपीई प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे क्या कह रही है कि प्रोवाइड पीपीई एंड क्लॉथिंग विदाउट चार्जेस, वर्कर को प्रोवाइड करना है लेकिन विदाउट चार्जेस, उनसे पे नहीं लेना, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि आप वर्कर से पे लेंगे तो वो पीपी अपने पैसों पे नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वर्कर होती है अक्सर, और उनका इतना
फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपने लिए पीपीई खरीदे। तो फिर वो नहीं लेंगे पीपीई, जब नहीं लेंगे तो हादिसात होंगे, हादिसात की वजह से वो मुतासिर होंगे। तो आपने पीपीईज़ देने हैं, लेकिन विदाउट चार्जेज़ आप उनको फराहम करना है। अब ये पीपीईज़ जो हम देते हैं साइट के अंदर, तो उनका भी मुख्तलिफ ड्यूरेशन होता है। चार्जेज़ विदाउट चार्जेज़ तो देते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ड्यूरेशन होता है। एक हम लॉन्ग टर्म पीपीई है, एक शॉर्ट टर्म पीपीई है। 2 किस्म की पीपीई होते हैं, लॉन्ग टर्म पीपीई और शॉर्ट टर्म पीपीई। लॉन्ग टर्म पीपीई वो होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पीपीई जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। शॉर्ट टर्म पीपीई होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, जिसको हम आम जुबान में डिस्पोजेबल भी कहते हैं। वो चीप होते हैं, वो सस्ते होते हैं। लॉन्ग टर्म पीपीई में हमारे पास हेलमेट आती है, जैकेट्स आती है, शूज आती है। ये लॉन्ग टर्म पीपीई में आती है। सेफ्टी हार्नेस आती है, क्योंकि ये ज्यादा अरसे के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज हमारी साइड में ये प्रोसीजर है कि हम हर 4 महीने बाद वर्कर को शूज देते हैं। अब इस 4 महीने से पहले अगर किसी के शूज फटते या उससे गुम हो जाते हैं, तो वो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपने पैसों पे लेना होगा। लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है, हमने 4 महीने बाद उनको देने होगी। इस तरह जे कट भी 4 महीने बाद उनको मिलते हैं। ये शॉर्ट टर्म पीपी है। और लॉन्ग सॉरी शॉर्ट लॉन्ग टर्म पीपी और जो शॉर्ट टर्म पीपीज है, जिस तरह है ग्लव्स है, जिस तरह ईयरबड्स है या ईयर प्लग्स है, ईयर डस्ट मास्क है, गॉगल्स है, ये शॉर्ट टर्म पीपी ये हफ्ते में दी जाती है, 2 हफ्ते बाद दी जाती है, 10 दिन बाद दी जाती है, हर कंपनी का अपना प्रोसीजर होता है। तो पीपी आपने देने होंगे, लेकिन विदाउट चार्जेस आप उनको देने हैं। Ensure that the work organization, particularly the working hour and rest breaks, do not adversely affect occupational safety and health. मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वर्कर से ऐसे काम ले कि ऐसी काम उनसे ले कि वर्किंग आवर्स जो है वो ज्यादा ना हो, रियलिस्टिक वर्किंग आवर हो, ताकि उनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है काम का, जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 8 घंटे है। लेकिन 8 घंटे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्शन में 12 घंटे काम हो रहा है, 14 घंटे काम हो रहा है। तो आपने उनसे इतनी घंटे काम लेना है ताकि उनकी सेहत पे बुरी असरात ना पड़े। ये भी मालिक की जिम्मेदारी है। अच्छा, टेक रीजनेबल प्रैक्टिकल मेजर्स विद द व्यू एलिमिनेटिंग एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल फिटीग। ऐसी मेजर्स आपने लेनी होगी। मालिक की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी इकदामात आप करेंगे कि वर्कर की जो फिजिकल और जो मेंटल थकावट है वो दूर हो सके। यानी उनको रेस्ट ब्रेक देनी चाहिए, वीकेंड पे उनको ब्रेक्स देनी चाहिए, ताकि उनकी जो मेंटल और फिजिकल फटीग्स है वो दूर हो सके। कीप अप टू डेट विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद द अबव। मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को साइंटिफिक नॉलेज से अप टू डेट रखें, टेक्निकल नॉलेज से अप टू डेट रखें। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, नई नई इन्वेशन होते हैं, नई नई मशीनरीज आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें उसको इम्प्लीमेंट करें साइट के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि उसकी वजह से वर्कर की जो स्ट्रेस है, जो पिटीग है, मेंटल फिजिकल पिटीग है, वो कम हो जाए। ये भी वर्कर की जिम्मेदारी है। अच्छा, फूड के हवाले से ने बात की, तो फूड हमने ऑलरेडी डिस्कस की है वेलफेयर फैसिलिटीज में। अब ये वेलफेयर फैसिलिटीज में आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बता दिया था कि वेलफेयर फैसिलिटीज ये ये इंसान की वर्कर की बुनियादी हुकूक है। ये कोई आईनी हुकूक या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये हम इसका जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुनियादी हुकूक है। लेट सपोज अगर आप किसी कंपनी के अंदर आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको उस कंपनी की हवाले से बताई जाती है कि आपको इतना सैलरीज आपको दी जाएंगे, ओवर टाइम आपको इतना मिलेगा, इस तरह आप कि इतने घंटे काम होंगे। ये सारी डिटेल उस जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि आपको पीने का साफ पानी दिया जाएगा, आपको रेस्ट रूम दिया जाएगा। ये उसमें लिखा नहीं होता, क्योंकि ये वेलफेयर फैसिलिटीज है, ये बाय डिफॉल्ट देने होगी। हाइजीनिक फूड्स उन्होंने देनी होगी, मालिक ने हाइजीनिक फूड्स यानी ऐसी खुराक उन्होंने देनी होगी जो कि हाइजीनिक हो, जो कि साफ सुथरा और जो बैलेंस डाइट के मुताबिक हो। लेकिन हमारे मुल्क में तो ये चीज इम्प्लीमेंट
नहीं हो रहा। जिन कंपनी, जिन ममालिक में हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज है, स्टैंडर्ड है, रेगुलेटरी बॉडीज है, तो वहाँ पे वेल एंड वेल जो है इम्प्लीमेंट होता है। अब पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज ऐसी है जिसमें स्टैंडर्ड बहुत अच्छी हद तक मौजूद है। जिस तरह मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा था, आपने सुना होगा गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा। कश्मीर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 2014 में वो स्टार्ट हुआ था और 2020 में तकरीबन वो कंप्लीट हुआ। मैं उसमें काम कर रहा था एज ए सेफ्टी ऑफिसर, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड था फूड का, हर चीज़ का, वेलफेयर फैसिलिटीज का, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड था वहाँ, वो मैं मेरे ख्याल में गल्फ में किसी अच्छी से अच्छी कंपनीज में भी नहीं होगी। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनीज है, इस तरह पाकिस्तान की अपनी ओजीडीसीएल है, इस तरह मोल है, शलम्बर्जर है। ये ऑयल एंड गैस या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनमें स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। मॉल में आप जाए, ओजीडीसीएल में मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी या वेलफेयर फैसिलिटी की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। तो फूड जो है वो वेलफेयर फैसिलिटीज में आते हैं, वो उनकी बेसिक जिम्मेदारी है, वो उन्हें देनी होगी हाइजेनिक कंडीशन में। तो ये आर्टिकल 10 जो है एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन के हवाले से, उनकी जिम्मेदारी के हवाले से है। वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट ही इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज तक ये काफी है। तो एनी क्वेश्चन आज के लेक्चर के हवाले से, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं काइंडली। जी 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 जी। अच्छा, सॉफ्ट फॉर्म में आपको चाहिए या हार्ड कॉपी? अच्छा, सॉफ्ट कॉपी तो मैंने सेंड की हुई है बुक में, ग्रुप में मैंने सेंड की हुई है। आईजी निबोश IG1 न्यू के नाम से एक पीडीएफ फाइल मैंने सेंड की है, वो निबोश का RRC का बुक है। वो मैंने सेंड की हुई है, आप बुक ग्रुप में देख ले। मैंने कल या परसों मैंने सेंड की हुई है। निबोश IG1 न्यू के नाम से एक पीडीएफ फाइल है, वो निबोश का RRC का बुक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि बोश ने अपना बुक नहीं बनाया। अभी एक बुक उन्होंने शायद बनाया है अभी, आई थिंक। लेकिन अभी तक निबोश का कोई बुक नहीं था। सिलेबस वो बनाती थी, और RRC एक इदारा है जो निबोश की सिलेबस बेस पे बुक बनाते हैं, जो रीड करते हैं, हम स्टडी करते हैं निबोश IGC के लिए, निबोश IDEF के लिए, लेवल 6 के लिए। तो मेरे पास एक इंडियन बुक भी है, इस तरह IHEC की बुक भी है निबोश के हवाले से, लेकिन जो RRC का बुक है वो मैंने बुक ग्रुप में शेयर किया हुआ है। एक दूसरा बुक भी मेरे पास है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप देख ली ग्रुप में है, मैं आपको पर्सनली भी सेंड करूंगा। ओके। वालेकुम सलाम। कल, कल वाली? अच्छा, ये मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ये रिकॉर्ड हुआ है तकरीबन 1 आवर एंड 27 मिनट्स। ये मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ये इसकी साइज बहुत ज़्यादा है, किसी दूसरा सोर्स मुझे नहीं मिल रहा कि मैं सेंड करूँ ग्रुप में। तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, और फिर मैं ग्रुप में शेयर करूंगा उसका। ओके। बिल्कुल, हार्ड कॉपी भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन की आपने? आपने मतलब पाकिस्तान की कोई किसी ऑफिस में आपने कंसल्ट किया, किसी ऑफिस की पाकिस्तान में करे, इस्लामाबाद में या पिशावर में, या आपने डायरेक्ट पिशावर में किया आपने रजिस्ट्रेशन एमएल के साथ? अच्छा, तो एमएल के साथ फिर होंगे कापी, उनको उन्होंने शायद प्रिंट की हुई है, तो उनके पास मौजूद होंगे और होनी भी चाहिए। आप उनसे ले लें कापी। अच्छा। वालेकुम सलाम साकिब।
अ, किसके साथ आपने? अच्छा, तो आप उनसे आप कंसल्ट करें, उससे आप पूछिए कि कहाँ से मुझे हार्ड कॉपी मिल सकती है। ये इंस्टीट्यूट में जो ऑफिसेज़ होते हैं ना, जो रीजनल ऑफिसेज़ होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, उन इंस्टीट्यूट की ऑफिसेज़ में होती है, हार्ड कॉपीज़ होती है वहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे काम किया आपने? पाकिस्तान में या बाहर? अच्छा, बहरीन में। अच्छा, रिस्क असेसमेंट कन्फाइंड स्पेसेस ये तो यहाँ पे डिस्कस हुई है चैप्टर 3 में। लेकिन आपका जो जनरल बुक है निबोश वो ज़रूरी है कि आप पढ़ लें उसके। आपने बुक को पढ़ना होगा, बुक को आप ज़रूर पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे स्लाइड भी मैंने शेयर की हुई है लेकिन स्लाइड में डिटेल आपको नहीं मिल रहा। वो तो पॉइंट्स है, मैं वहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। बुक पे सारी डिटेल मौजूद है। तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक और बुक मेरे पास है लैपटॉप में, एचईसी वालों ने उन्हें बनाया हुआ है निबोश के सिलेबस पे। वो मैं सेंड करा, वो बहुत डिटेल में है लेकिन उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डीपली आपको समझ आएँगे। लेकिन आर्ट कॉपी आपको इंस्टीट्यूट से मिलते हैं। ठीक है जी, मैं वो भी सेंड कर रहा हूँ। दोबारा वो आईजी1 का बुक दोबारा भी सेंड कर रहा हूँ। मैंने ग्रुप में सेंड भी किया हुआ है, दोबारा भी सेंड कर रहा हूँ। ओके जी, एनी क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।